दुनिया में कई ठग आए और चले गए, लेकिन जब भी आप कभी हमेशा की तरह गूगल पे सर्च करेंगे या फिर बैठे बैठे अलेक्सा से पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा ठग कौन है, तो एक ही नाम निकल कर सामने आएगा और वो नाम है नटवर लाल। नटवर लाल, जिसने अपने वक्त में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ताजमहल से लेकर संसद भवन तक को बेच दिया था, वो भी सांसदों के सामने। लेकिन अब जो ये नटवर लाल है वो सबसे बड़ा ठग नहीं रहा, क्योंकि भारत में एक नया ठग आ गया है जिसने ठग ऑफ हिंदुस्तान नटवर लाल को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। अब आपने तो नटवर लाल के ऐसे कई किस्से सुने होंगे, और अगर नहीं तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं एक नए ठग की कहानी सुनाने जा रहा हूं, और उसके ठगी के अंदाज को, उसकी कहानी को जब आप सुनेंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे और सोचने लगेंगे आखिर ये ठग ये सब चीज़ इतनी आसानी से कर कैसे लेता है, और कहीं ये मेरे पीछे भी तो नहीं पड़ जाएगा। अब इतनी सारी बातें सुनकर तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि भारत में ये नया नटवर लाल कौन पैदा हो गया जो पुराने नटवर लाल को ही पीछे छोड़ दिया और उससे भी सातिर है। तो चलिए अब मैं आपको सीधे उसके कहानी की तरफ ले जाता हूँ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश, और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पे नटवर लाल की कहानी से कनेक्ट करते हुए भारत के नए ठग की कहानी सुनाऊंगा, जो जेल में बंद अमीर कैदियों से, अरबपति कैदियों से पैसा लूटकर बॉलीवुड की हसीनाओं को डेट करता है। अब इससे पहले कि मैं आपको भारत के नए ठग की कहानी सुनाऊं, थोड़ा सा नटवर लाल के बारे में सुन लीजिए, ताकि आप हमें ये बता पाएं कि भारत का सबसे बड़ा ठग आखिर है कौन। तो देखिए, नटवर लाल असल में नटवर लाल बनता ही नहीं अगर वो 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होता। दरअसल बात 1912 की है। बिहार में सिवान नाम का एक ज़िला पड़ता है। वहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है और उसका नाम पड़ता है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसका आगे चलकर पढ़ाई लिखाई में तो उतना खास मन रहता नहीं है, लेकिन फुटबॉल खेलने में और शतरंज खेलने में उसे बड़ा मन लगता था। नतीजन वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है, और उस समय फेल होने का साफ मतलब था कि पिताजी से भरपूर पिटाई लगना, और यही हाल मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का भी होता है। और पिता के पिटाई से ही डरकर वो कोलकाता भाग जाता है, यानी उस समय का कलकत्ता। अब जब वो कलकत्ता भागकर जाता है, यहीं पर उसकी जो है ना मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की कहानी शुरू होती है। वो जो अपना पहला ठगी होता है वो अपने पड़ोस में रहने वाले आदमी के साथ ही शुरू करता है। होता क्या है कि एक बार उसके पड़ोस में रहने वाले जो इंसान होते हैं वो उसको एक बैंक ड्राफ्ट देते हैं कि तुम जाकर बैंक में जमा कराओ, और उस पर जो सिग्नेचर होता है मिथिलेश कुमार क्या करता है, उस सिग्नेचर की खूब प्रैक्टिस करता है और हूबहू वैसे ही सिग्नेचर करने लगता है। फिर अगले कई महीनों तक वो उसकी जाली सिग्नेचर करके बैंक से पैसा निकालते रहता है। और उस समय की जब बात है तो पैसे थोड़े पैसे भी बहुत होते थे, और ऐसे करते करते उसने अपने पड़ोसी के अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए, और जिसके बाद जब उसका पता चला तो वो वहाँ से रफूचक्कर हो गया। कुछ ऐसे ही नटवर लाल आगे कई ठगी करता गया, और वो ठगी करने के बाद वहाँ से गायब होने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, खास करके विदेशी नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर, वो ताजमहल से लेकर संसद भवन तक बेच देता है। और एक बार नहीं बल्कि कई बार। वो 3 बार ताजमहल बेच देता है, 2 बार लाल किला, और एक बार तो संसद भवन भी बेच देता है। उस समय के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जाली सिग्नेचर करके। और इत्तेफाक तो देखिए कि ये दोनों ही नाम जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल, दोनों बिहार के एक ही ज़िले से आते हैं। लेकिन एक देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और दूसरा देश और दुनिया का मशहूर ठग। नटवर लाल ने पहली बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सिग्नेचर उनके सामने ही किया था, जाली सिग्नेचर, जब वो उनके पड़ोस के गांव में आए थे। और वहाँ पे सिग्नेचर जाली करते हुए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये भी कहा था, यदि आप मुझसे कहें तो मैं भारत के ऊपर जितने भी विदेशी कर्ज है उसको चुका दूंगा और वापस से उन विदेशियों को भारत का कर्जदार बना दूंगा। नटवर लाल के ऐसे कई किस्से तो आपने भी सुना होगा, लेकिन एक किस्सा मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ जो उसने उस समय किया था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे, और उसके इस कारनामे को सुनकर वो भी चौंक गए थे। होता ये है कि नटवर लाल एक दिन कनॉट पैलेस के एक बहुत ही नामी जो घड़ी का दुकान होता है वहाँ पर वाइट रंग के एम्बेसडर से पहुँच जाता है।
और वहाँ पर पहुँचता है तो वो वाइट कलर का एम्बेसडर होता है, ऊपर से उस पर लाल बत्ती भी होती है। तो वो अपना रसूख जमाते हुए सीधे दुकान के अंदर घुसता है और दुकानदार से कहता है, अपना परिचय करवाते हुए कहता है कि वो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके पीए हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनके कैबिनेट में एक मीटिंग बैठने वाले हैं, तमाम मंत्री आने वाले हैं। तो गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री सबको एक एक घड़ी देना चाहते हैं, इसलिए वो दुकान की सबसे अच्छी और महंगी घड़ी जो है वो दिखाएं। उसके बाद दुकानदार भी घड़ियाँ दिखाता है नटवर लाल को और नटवर लाल घड़ी पसंद करते हैं और लगभग 93 घड़ी का वो ऑर्डर दे देते हैं। अगली सुबह वो 2 एम्बेसडर गाड़ी से वहाँ पर आते हैं और सभी घड़ियों को वहाँ से कलेक्ट करके एक उनके मैनेजर को भी अपने साथ रख लेते हैं और सीधे दोनों गाड़ियों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं साउथ ब्लॉक के तरफ और वहाँ पे एक दफ्तर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से वापस आते हैं और मैनेजर हाथ में एक चेक लेकर आता है जिस पर करीब 35,000 रुपये के लगभग का एक अमाउंट होता है। वो चेक लेकर वापस आ जाता है और जब अगली सुबह वो बैंक में उस चेक को एक तरह से आप कहिए तो कि उसको कैश करने जाता है तो पता चलता है कि ये चेक फर्जी है और उस पर सिग्नेचर भी जाली है। और यहाँ पे उस दुकानदार का दिमाग खुलता है और ऐसा नहीं था कि उस दुकानदार ने नटवर लाल का किस्सा नहीं सुना था, उसने नटवर लाल का किस्सा सुना था, फिर भी वो नटवर लाल से बेवकूफ़ बन जाता है। लेकिन मौजूदा जो वक्त है, इस वक्त देश पे एक नया नटवर लाल आ गया है जिसने खुद को सरकारी अफसर बना के बड़े बड़े नेता का रिश्तेदार खुद को बनाकर बैठे बैठे लोगों से 200 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है और उन पैसों से बॉलीवुड की जो हसीनाएं होती है उनके साथ डेट करता है। अब जैकलीन और नोरा की फोटो देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं आज के नटवर लाल यानी कि सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ। मतलब उसके ठगी के किस्से तो आपने सोशल मीडिया और मौजूदा जो न्यूज़ चैनल्स है उस पर खूब देखा ही होगा आपने, लेकिन आज मैं आपको उसके एक सबसे बड़े ठगी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसके बारे में मैं बताऊं सुकेश चंद्रशेखर के बारे में तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाला है और उसने ठगी लगभग उस उम्र में ही शुरू कर दी जब बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं। 17 साल की उसकी उम्र थी, तभी उसने एक ऐसे लेटर पर कमिश्नर का साइन ले लिया कि सब पूरा शहर एकदम हैरान रह गया। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये लेटर जिसके भी पास है वो राज्य में कहीं भी कभी भी जा सकता है अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल से और उसे कोई नहीं रोकेगा। और ऐसे ही कारनामे वो आगे और भी जारी रखता है जिसके वजह से वो जेल भी जाता है, लेकिन उसका ये ठगी करना रुकता नहीं है। उल्टे जो ये सुकेश चंद्रशेखर होता है वो एक तरह से कॉन मैन बन जाता है जो अलग अलग नाम और अलग अलग वेश के साथ पनवाड़ी से लेकर कॉन्ट्रैक्टर और तो और बड़े बड़े पार्टी के एमएलए से भी किसी काम करवाने के बदले करोड़ों रुपए ठग लेता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से उसे उतना लाइमलाइट नहीं मिलता है। लेकिन जब वो जेल में था और जो उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी जो करता है वो उसके वजह से वो हर तरफ न्यूज में छा जाता है, क्योंकि आगे जाके कनेक्शन बॉलीवुड से भी जुड़ता है जिस वजह से इसको और भी लाइमलाइट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुकेश तो जेल में था, तो फिर जेल में उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी कैसे कर ली। तो सबसे पहले आप यहाँ ये समझिए कि सुकेश दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। उस जेल में और उस सेक्शन में बंद था वो जहाँ पे सिर्फ हाई प्रोफाइल जो केस होते थे उससे जुड़े आरोपी या अपराधी रहते थे। और सुकेश भले ही जेल में था लेकिन उसकी ठगी करने की जो आदत थी वो उसके अंदर से जाती नहीं है। वो सोचता है कि जेल के अंदर वो ठगी कैसे कर सकता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल के बैरक में जो रह रहा है वो बहुत ही मालदार पार्टी है, मतलब उसके पास बहुत पैसा है। तो फिर तो सबसे पहले सुकेश को एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ वो ठगी कर सकता है। तो सबसे पहले तो वो उसका रिसर्च करता है कि सबसे लोगों से जानकारी लेता है, जैसे भी हो सके वो पता लगाता है कि वो आदमी कौन है, मतलब कि उसके पीछे कितना पैसा है और ऐसी कोई वजह है उसके पास जिस वजह से उसे ठगा जा सके। तो जब वो पूरी बातें पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी भी तरह से जेल से बाहर निकलना चाह रहा है। अब यहाँ पे सुकेश समझ जाता है कि यही चीज़ है जिसके बदौलत उसको ठगा जा सकता है। लेकिन ये ठगी वो जेल में बंद उस आरोपी से नहीं करता है, बल्कि उसके परिवार वाले से करता है, या सीधे कहूँ तो उसकी बीवी से करता है, जो जेल के बाहर अपने पति की रिहाई का इंतजार कर रही थी। वो चाह रही थी कि कैसे भी उसका पति जेल से बाहर आ जाए उसके पास।
तो करता क्या है, यहाँ पर सुकेश हमेशा की तरह कॉन मैन बन जाता है और कॉल करता है उस औरत को जेल के अंदर से ही। लेकिन सुकेश बनकर कॉल नहीं करता है, बल्कि और वो कॉल करने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी का हेल्प लेता है कि जिससे उस औरत को ऐसा दिखता है मोबाइल पे कि ये कॉल सीधे होम मिनिस्ट्री से आ रही है। और वहाँ पे वो उससे बात करता है और उसका अगला पिछला सब बताता है, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके पति के बारे में। और अंत में कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति बाहर आ जाए और तुम्हारा पति भी जेल से बाहर आना चाह रहा है, तो इसके लिए मैं मदद कर सकता हूँ और मैं मिनिस्ट्री में बात करता हूँ, फिर आगे तुम्हें बताता हूँ। पर एक बार में ही वो सारी बातें नहीं करता है, धीरे धीरे बातचीत करता है और कई कॉल के बाद वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पति जेल से बाहर आ जाए तो पहले तो आप पार्टी फंड में कुछ पैसा भेजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। और 20 करोड़ की डिमांड करता है वो। उस औरत के लिए 20 करोड़ का अमाउंट कुछ ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, वो तुरंत ही इसके लिए मान जाती है और सुकेश के आदमियों को वो पैसा वो दे देती है। इस तरह उन लोगों के बीच जो ये कॉल का सिलसिला होता है ये चलते रहता है। कभी 10 करोड़ की डिमांड होती है और वो दे देती है, कभी 20 करोड़ की डिमांड होती है वो दे देती है, और ऐसे ही कर कर कई किस्तों में वो पैसा देते रहती है। और ऐसे करते करते करीब 200 करोड़ रुपया वो दे देती है। तब जाके उसे ये अक्ल आता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। और फिर काफ़ी चीज़ों के बाद जब वो पुलिस के पास पहुंचती है और सारे मामले को रखती है कि ऐसे हुआ, फिर पूरे कहानी को बताती है, तो पुलिस जब छानबीन करती है तो उस औरत से पुलिस कहती है कि आप जिसकी बात कर रही है उसे तो मैं पकड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही ये ठगी के मामले में जेल में है। अब यहाँ से जो ये सुकेश का पूरा केस है ये न्यूज़ में आता है, और जब इसकी छानबीन आगे होती है तो इसे और लाइमलाइट मिलता है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के कई सितारों के नाम घिरते हैं। क्योंकि जो ये सुकेश चंद्रशेखर होता है ये उनसे लिए पैसों के जरिए बॉलीवुड की जो हीरोइन थी बहुत सारी, उनको गिफ्ट भेजा करता था, जिसमें महंगे महंगे कार, महंगे परफ्यूम, और जैकलीन का नाम, और जैकलीन के साथ जब उसकी फ़ोटो खूब उछलती है तो उसका नाम भी सामने आता है, क्योंकि जैकलीन को तो उसने मिनी कूपर कार, बहुत ही ब्रांडेड परफ्यूम वगैरह, और तो और कई कई लाख के बिल्ली, घोड़े, ये सब गिफ्ट किए होते हैं, और साथ में जो फ़ोटो भी होता है। इस वजह से यह मामला और भी ज़्यादा न्यूज़ में हर तरफ ट्रेंड करने लगता है। इसके बाद आगे चलकर इस पूरे मामले में जैकलीन की भी पूछताछ होती है, जहाँ वो बताती है कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सुकेश उससे सुकेश बनकर नहीं मिलती है, बल्कि उसे ये पता ही नहीं होता है कि एक तरह का कौन मैन है, क्योंकि सुकेश उससे मिलता है एक बड़े राजनेता का एक कोई रिश्तेदार बनकर जैकलीन से मिलता है। सुकेश के बारे में तो ये भी कहते हैं कि वो जेल के अंदर बैठा रहता था और उससे मिलने के लिए अंदर हीरोइन भी पहुंच जाती थी। और इसके बारे में खुद एक एक्ट्रेस ने खुलासा किया है, नाम चाहत खन्ना होता है। वो बताती है कि उसके साथ भी एक तरह से फ्रॉड ही हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि जेल के अंदर उसे किसी इवेंट के लिए बुलाया गया है, लेकिन सामने सुकेश चंद्रशेखर होता है जो अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो जिसकी ज़िंदगी में आ जाए वो उसके बच्चों का बाप भी बन जाएगा। अब यहाँ पे जो सुकेश चंद्रशेखर होता है वो पहले से ही शादीशुदा होता है, और इन सभी मामलों में कहते हैं कि उसकी बीवी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। देखा जाए तो एक तरह से सुकेश जो है ऐसा ठग है कि वो अपने बीबी को भी ठग लेता है, नहीं तो भला कोई किसी की बीबी अपने पति के अय्याशी में क्यों शामिल होगी। अब एक बार को सोचिए, ये सुकेश जेल में बंद रहकर ये सब कर सकता, अपने बगल के बैरक वाले कैदी को 200 करोड़ का चूना लगा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोइन को अपने जाल में फांस सकता है। तो अगर ये जेल से बाहर आ गया तो भारत के जो आम नागरिक है उसके साथ वो कैसे कैसे ठगी कर सकता है। बाकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के कहानी में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज के इस कहानी में आपको कौन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग लगा। हम नए सफ़र में नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।